आज का जमाना ऐसा है कि कोई आप कहो कि भाई ये ट्राइबल लड़का है, इसने अच्छा कपड़ा बनाया बाम्बू का, खरीद लो, कोई नहीं खरीदता। अभी आज जो किताब प्रकाशित हुआ है उसमें बंगलोर के एयरपोर्ट का फोटो है बाम्बू का, बहुत सुंदर है। और अभी तो आप सब दिल्ली में रहते हैं तो ताज मानसिंह करके एक 5 स्टार होटल है और उसमें एक मचान करके रेस्टोरेंट है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस रेस्टोरेंट में जाइए और रेस्टोरेंट में पूरा इंटीरियर बांबू का है। मेरे शासकीय ऑफिस में ट्रांसपोर्ट भवन में 2 सोफा सेट है। पाशा जी को याद होगा, करपे करके सिंधुदुर्ग जिले में बांबू में काम करता है, उन्होंने बनाए हुए 2 बांबू के सोफा सेट मेरे ऑफिस में रखे हुए हैं। अब बांबू में एक आधी डेडिकेटेड आईआईटी, अब बांबू के कपड़े भी है, बांबू का अचार भी है, बांबू का सीएनजी भी बनता है, बांबू का एविएशन फ्यूल भी बनता है, बांबू का इथेनॉल भी बनता है। अब बांबू व्हाइट कोल करके पावर में भी जा सकता है। और मैंने इंदौर में एक मॉडल्स जो थी अपनी फैशन मॉडल्स, वो बांबू के कपड़े परिधान करके उन्होंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया, वो भी मैंने देखा है। बांबू ऐसा मटेरियल है कि बांबू की अंडरपैंट और बनियान सबसे अच्छी है। हमारे एमएसएमई में एक सेक्रेटरी थे पांडा करके, उनको मैंने बांबू की जर्सी दी थी, उसमें गर्मी नहीं होती। बांबू की अंडरपैंट पहनो तो गर्मी नहीं होती। और इसलिए बांबू की ऐसी विशेषता है कि इसको रिसर्च करके हम बांबू की बहुत बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं और अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। विशेष रूप से मैं किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं, गांव में काम करता हूं और मुझे अभी 13 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 7 एग्रीकल्चर साइंस में है। पर मैं उसमें जो बोलता हूं उसको मैं ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया कि टनल, रोड और ब्रिजेस ही ज्यादा बने। पर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 90% काम केवल एग्रीकल्चर में करता हूं, क्योंकि हमारे यहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की विदर्भ में। और तब मैंने तय किया कि ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। इट इज ए पार्ट ऑफ मिशन, मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो पहली बात तो ऐसी है कि मुझे आपको कहना है कि आज हमारे समाज में जो कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, ट्राइबल का क्षेत्र है, उसका अलग से विचार करना होगा। हमने एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेंट ब्लॉक्स जो निकाले हुए हैं वो मैक्सिमम कृषि, ग्रामीण, ट्राइबल और जंगल क्षेत्र में है। तो हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से कैसे सक्षम कर सकते हैं, इस क्षेत्र में रोजगार की निर्मित कैसे कर सकते हैं। जब तक ट्रेड, बिजनेस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी, तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा। और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। और इसलिए आज इस क्षेत्र में जो काम करने का है उसमें जो अनेक क्षेत्र है, अभी गेहूं, चावल, मक्का लगाना चाहिए, गन्ना भी लगता है, पर कोई ये लगाने के बाद इसके इनकम की एक मर्यादा है। और इसलिए अब हमको सोचना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद जोशी जब कहते थे कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं, कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, मक्के का भाव तय करता है अमेरिका, शुगर का भाव तय करता है ब्राजील, सोयाबीन का भाव तय करता है अर्जेंटीना, क्योंकि वहां प्रोडक्ट से इतना ज्यादा है कि वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने एक भाव तय किया तो आप छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते।
और इसलिए हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटी के जो रेट्स तय होते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टी में हम भी हैं, ये बड़ा आसान होता है पॉपुलर करना कि इतना भाव दो, अरे देव पर लाभ कहां से अभी एमएसपी बढ़ती जा रही है और एमएसपी ज्यादा है और कमर्शियल प्राइस कम है। एक अच्छा उदाहरण बताता हूं, मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि कौन से इथेनॉल बनाओ, तो दिल्ली में भी हमारे यहां बहुत अच्छे अधिकारी भी है पर उनकी अपनी सोच है अर्बन सेंट्रिक। वो फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा लगा दिया उन्होंने कि फूड कम होगा। मैं लड़ता रहा, 2-3 साल गए, आखिर एक बार ऐसी स्थिति आई कि एक्सेप्ट हो गया। अब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो पहला परिणाम हुआ, जो 1200 रुपए क्विंटल मक्का था वो 2600 रुपए क्विंटल हुआ। और उसका परिणाम यह हुआ कि मक्के का क्षेत्र अब 3 गुना बढ़ा है और किसान को मक्के में फायदा हो रहा है। मक्के के 3 क्रॉप हम साल भर में ले सकते हैं और मक्के से बायो इथेनॉल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यह आपको एक सोचना होगा कि जगह कहां है। जैसे ये हॉल इतना बड़ा है, आप सब लोगों को इसने एकोमोडेट किया, वैसे इकोनॉमी में आपको जगह क्या है, कौन सी जगह आप कैप्चर कर सकते हो। तो इसका पहला उत्तर यही है कि भारत की इकोनॉमी में हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम किसान क्या दे सकता है। तो भारत की इकोनॉमी में हम लोग 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का। जो सुरेश जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, मैं 2004 से कभी कभी मजाक का विषय बना था। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था और मैं जब कहता था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, तो हमारे पार्टी के बहुत नेता मुझे कहते थे ये क्यों बोलते हो, ये कभी संभव है क्या, ये होगा क्या, क्यों बोल रहे हो ये। मैं बोला ये होगा। आज G20 की ग्लोबल अलायंस हो गई बायोफ्यूल की। बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बदल सकता है। अगर 22 लाख करोड़ रुपए बच गए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कितनी ताकत आएगी ये आप ही सोच लीजिए। और मैं यहां तक नहीं रुका हूं, मैं कह रहा हूं ये 22 लाख करोड़ में से कम 10 लाख करोड़ किसान के जेब में जिस दिन जाएंगे उस दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ये 22% के ऊपर जाएगा। और ये 22% के ऊपर जाएगा तो कोई अपना गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं आएगा। गांव में रोड बनेंगे, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इंडस्ट्री आएगी, अच्छे होटल रेस्टोरेंट्स आएंगे, अच्छी स्कूल आएंगी, अच्छे घर बनेंगे। जो इकोनॉमी है वो मल्टीप्लाई होगी जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें यह देखना है कि एग्रीकल्चर के लिए जगह कहां है, और वो जगह है बांबू में। अभी आप पंजाब और हरियाणा के हैं, अभी यहां से पंजाब और हरियाणा मिलकर 220 लाख टन परली होती है राइस स्ट्रॉ। आप जला देते हैं। मैं जैसे 2 बातें कहता हूं, वेस्ट नॉलेज टू वेल्थ एंड दूसरी बात कहता हूं वेस्ट टू वेल्थ। नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth.